गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप। इससे पहले प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने नेचर ऑफ स्कोप ही पढ़ा था, लेकिन उसमें हम डेफिनेशंस और मेन थॉट, थ्री थॉट्स, जैसे हमने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप, उसका डेवलपमेंट और उसके फील्ड्स और सब फील्ड्स के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्कोप की, यानी उसके क्षेत्र की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए वाइड स्कोप। ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा स्कोप है, छोटा स्कोप नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स में उसको बांटना पड़ेगा, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका जो स्कोप है वो क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल तरीके से आपको ये बताना चाहूंगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो क्या स्कोप है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट, पॉपुलेशन एंड देयर कैपेसिटीज। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेस। थर्ड, हम पढ़ेंगे कल्चरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। फिफ्थ हम पढ़ेंगे एडमेंट। और फिफ्थ पढ़ेंगे रिलेशन विद अदर रीजन्स। ये कुछ मैंने पार्ट्स बनाए हैं जिनके अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसका स्कोप है वो आपको पता है कि बहुत बड़ा स्कोप है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी होल सब्जेक्ट इज बहुत ही वाइड और बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस के स्कोप को हमने कुछ पॉइंट्स में बांट दिया है। सबसे पहला पॉइंट आता है पॉपुलेशन एंड देयर कैपेसिटीज। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो इसमें स्पेशली हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या, किसी भी जगह की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। होल अर्थ में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है, यानी डेमोग्राफी, यानी अर्थ की डेमोग्राफी को हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम इसके रेशियो, इसका सेक्स रेशियो, इसके साथ साथ हम इसकी कम्युनिटी के साथ साथ हम जो डोमिसाइल है इसका, इन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं, पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी फीचर्स होती हैं, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चाहे हम डेमोग्राफी की बात करें, चाहे हम और अन्य जो भी इससे रिलेटेड हैं जो चीजें हैं उनकी स्टडी करें। तो हम माइग्रेशन है या किसी तरह की और जो चीजें हैं उनकी स्टडी करें, तो हम सारी स्टडी किसमें करते हैं, पॉपुलेशन एंड देयर कैपेसिटीज में। क्लियर? नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेस। अर्थ के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें स्पेशली मिनरल्स की बात करें तो हम यहाँ पर मिनरल्स की जो भी स्टडीज हैं वो मिनरल्स की स्टडी हम इसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी पे करते हैं। अर्थ पे कहाँ-कहाँ मिनरल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन
क्या है, उनका रिजर्व कितना है, इन सब चीजों का वो हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, उनका हमारे और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, नेचर है, उससे हमारा किस तरीके से उसका रिलेशन है। इसी तरीके से हमने इनको, जैसे हमने ह्यूमन की डेमोग्राफी या बात करें कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अर्थ के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का कुछ एरिया ऐसा होता है जो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, कुछ एरिया होता है जो सेपरेटली पॉपुलेटेड होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है जो बिल्कुल आइसोलेटेड होता है, वहां कोई भी लोग नहीं रहते। तो वो किससे रिलेटेड है, वो नेचर से रिलेटेड है, फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर इसी चीज की स्टडी कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हो ना कि पॉपुलेशन के अंदर जितनी चीजों की हम स्टडी करते हैं, इनकी स्टडी हम किसके साथ करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, यानी उनका और इसका आपस में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे पे क्या इफेक्ट्स हैं, इन सब चीजों का हम इसमें स्टडी करते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया मिनरल्स का, तो जो अर्थ के ऊपर जो मिनरल्स मिलते हैं, रिसोर्सेस मिलते हैं, उन रिसोर्सेस का कि कहां कितना रिसोर्स मिलता है, रिजर्व कितना है, कौन सा मिनरल है, और इसका प्रकृति पे इसका क्या इफेक्ट है, क्या इसका मानव का इस पे प्रभाव है प्रकृति पे, या प्रकृति का मानव पे क्या प्रभाव है, इन सब चीजों की हम जो स्टडी करते हैं, स्पेशली हम किसमें करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट, कल्चरल रिसोर्सेस। जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ में विविध प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमें बने हुए मिलते हैं। हम देखते हैं कहीं बिल्डिंग्स बनी हुई, कहीं घर बने हुए हैं, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम डेवलप करते हैं किसके अकॉर्डिंग, हम करते हैं वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप देखिए, स्पेशली मैं आपको बताऊं, जैसे हम पहाड़ी रीजन्स में जाएंगे जहां पर स्नो होता है, तो वहां पर देखेंगे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी स्लोप्स होती हैं, वो स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है, ताकि वहां पर जो भी होता है, वो बर्फ गिरती है, वो सीधी नीचे चली जाए। तो इस प्रकार से हम देखा जो कि कल्चरल फीचर्स या स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वो किससे डिटरमाइन होते हैं, वो फिजिकल एनवायरनमेंट से डिटरमाइन होते हैं, और उसी को ध्यान में देखकर हम जो भी चीजें तैयार करते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे कल्चरल में आते हैं, जिसमें हम देखते हैं किस तरह से अलग अलग जो चीजें बनी हुई है अर्थ के ऊपर, उन सब चीजों को देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। आपको पता है कि समय के साथ साथ ये जो भी चीजें होती हैं, ये स्टैटिक नहीं होती हैं, और समय के साथ इनमें परिवर्तन आता है। समय के साथ हम जैसे जैसे स्टडी करेंगे ह्यूमन की और एनवायरनमेंट की, दोनों के रिलेशंस की स्टडी करेंगे, समय गुजरने के साथ साथ इनके अंदर भी क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि ज्योग्राफी पहले स्टार्ट हुई, फिर ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स हुए, 2 पार्ट्स होने के बाद में उसके भी सब पार्ट्स हुए, और इस तरीके से ज्योग्राफी में नई नई चीजों को शामिल किया गया। इसी तरीके से अर्थ में जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस में भी समय के साथ साथ क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो स्पेशली हम इसके अंदर इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन करना। जैसे मान लीजिए अर्थ पर किसी ऐसी जगह पर रहता है, अपने स्ट्रक्चर्स तैयार करता है, उन स्ट्रक्चर्स और उस वहां की जो फिजिकल कंडीशंस हैं या फिजिकल सरफेस है या किसी भी चीज को मान लो, तो वहां पर वो व्यक्ति या वो ह्यूमंस होते हैं, वहां प्रकृति जो नेचर जो कहती है, उस नेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहां के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और वहां पर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। समझ में आया? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं। क्लियर? तो एडजस्टमेंट ऑफ नेचर, तो प्रकृति के साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पर समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है। तो हम जैसी वहां की परिस्थितियां होती हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं, फिजिकल कंडीशंस होती हैं, उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं रिलेशन विद अदर रीजन्स। रिलेशन विद अदर रीजन, जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि आपने देखा होगा केवल ह्यूमन ही नहीं है अर्थ के ऊपर,
मानव ही नहीं है, मानव के साथ साथ और भी क्षेत्र हैं अर्थ के ऊपर, तो उन अन्य क्षेत्रों के साथ भी हम मानव का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ह्यूमन केवल आइसोलेटेड नहीं है अर्थ के ऊपर, ह्यूमन इज नॉट आइसोलेटेड ऑन अर्थ, सो वी स्टडी इन दिस पॉइंट अदर रीजंस विद अदर रीजंस, जैसे इकोनॉमी, समझ में, सोशल, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, ये जो रीजंस हैं इनके साथ भी हम इसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को लेकर हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा स्कोप है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पहला पॉपुलेशन एंड देयर कैपेसिटी, दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनका स्टडी करते हैं, जो रिसोर्सेज मिनरल्स वगैरह वो जो भी होते हैं, जो भी प्रकृति में होते हैं, उनके साथ उसका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर जो कल्चरल रिसोर्सेज है, जो कल्चरल फीचर्स तैयार किए गए हैं, स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए हैं, उनका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट है, उन सब का स्टडी इसमें किया जाता है। टाइम के साथ, समय गुजरने के साथ साथ इनके अंदर परिवर्तन आता रहता है, क्लियर। और इसके साथ साथ प्रकृति के साथ मानव है वो एडजस्टमेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, न कि अपनी मर्जी से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन इज नॉट आइसोलेटेड ऑन अर्थ, वो अर्थ का अकेला नहीं है, इसके साथ साथ उसको जो अदर रीजंस हैं उनके साथ उसको रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। इसमें हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जितने भी रीजंस हैं उनकी बात करें तो उसका इसमें अध्ययन करना पड़ता है। तो ये हमारा हुआ इसको। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड। अर्ली कॉलोनियल पीरियड, ये कॉलोनी जो साम्राज्यवाद था, जो इंपीरियलिज्म था, उस इंपीरियलिज्म के पहले का ये विकास पढ़ रहे हैं हम, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट्स पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी में। स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की। पहली स्टेज अर्ली कॉलोनियल पीरियड, यानी अर्ली कॉलोनियल पीरियड, उसके ये वो समय था जब इंपीरियलिज्म चरम पे था, यानी पीक पे था। और इस समय जो इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज थे वो अपने सेलर्स को अलग अलग जगहों पे भेज रहे थे, नई जगह की खोज के लिए, नई नई जगह खोजी जा रही थी। ओके, नई नई जगह खोजी जा रही थी, उनका पता लगाया जा रहा था और उनका डिस्क्रिप्शन किया जा रहा था। तो ये पीरियड था एक्सप्लोरेशन का, एंड डिस्क्रिप्शन। इस पीरियड के अंदर, अर्ली कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो थे वो नए नए क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा था और उनके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा था। क्लियर? ये शुरुआत है ह्यूमन ज्योग्राफी की डेवलपमेंट की, जब भूगोल का स्टार्ट हुआ उस समय। दूसरा आता है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। ये एक पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है, इसके बाद का समय है। इसमें क्या किया गया? इसमें जो था रीजनल डिस्क्रिप्शन, एनालाइज, इसमें रीजनल एनालिसिस किया गया। ठीक है, यानी इसमें एक्सप्लोरेशन किया गया, डिस्क्रिप्शन किया गया, और इस पीरियड के अंदर जो साम्राज्यवादी ताकतें थी उन्होंने नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया और डिस्क्राइब किया।
उसके बाद के जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड था, आफ्टर अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जो रीजन थे उन रीजंस का एनालाइज किया गया रीजंस का। सपोज कीजिए इसमें हमने पूरी अर्थ के बारे में पता लगा लिया, ये पूरी अर्थ है, लेकिन पूरी अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल था। पूरी अर्थ के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना ये बड़ा कठिन बन जाता है। इसलिए इस पीरियड को आते आते हमने देखा कि हमें इसका रीजनल एनालिसिस करना चाहिए, क्षेत्रीय विश्लेषण करना चाहिए। हम किसी भी जगह का एक साथ पूरा स्टडी नहीं कर सकते, वो सरल नहीं होता है। इसलिए हमने पूरी, सपोज कीजिए पूरे पार्ट को हमने रीजन्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ये, और रीजन्स को डिवाइड करने के बाद में हमने इनका क्या किया, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। क्लियर? ये हमने इसका विश्लेषण किया। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब बात आती है आगे। जब हमने इनका रीजनल एनालिसिस कर दिया तो बात आती है, ये पीरियड आता है 1930s का। वॉर, स्पेशली यहां जो वॉर थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के करीब का है ये। इसमें एक नई चीज सामने आई जिसको बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन इसमें क्या कहा गया, इसमें यह बताया गया कि मान लीजिए हमने पूरी अर्थ के बारे में पता लगाया, फिर हमने अर्थ के अलग अलग पार्ट्स बना लिए, जिसकी मदद से हमने क्या कर लिया, उसकी मदद से हमने क्या कर लिया, इसकी मदद से हमने रीजनल एनालिसिस कर लिया, क्षेत्रीय विश्लेषण कर लिया। अब क्षेत्रीय विश्लेषण करने के बाद में जो 1930s का जो समय आया, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में एक नया विचार आया जिसको बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्रीय विभेदन का। इसमें बताया गया कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में हमें विभाजन करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्षेत्र किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से अलग है और उसके अलग इफेक्ट्स हैं। समझ में आया? यानी कोई यूनिकनेस होगी, उन क्षेत्रों की यूनिकनेस के बेस पे हम एक रीजन को दूसरे रीजन से क्या कर दें, अलग कर दें, सेपरेट कर दें। समझ में? तो यहां पर एरियल डिफरेंशिएशन सामने आया। जैसे सपोज कीजिए ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, ये माउंटेनियस रीजन है, और ये पार्ट है, ये प्लेन रीजन है, मैदानी क्षेत्र है। तो इनके अंदर जो प्लेन और माउंटेनियस रीजन्स हैं, एक यूनिक फीचर है जिसकी बेस में हमने इनको दोनों को क्या कर दिया, एरियल डिफरेंशिएशन कर दिया, अलग कर दिया इनको। समझ में आया? अब इनका अध्ययन कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है। अब आप जब इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे तो इन दोनों रीजन को मैंने आपको ऑफर किया, तो आप दोनों में से कौन से रीजन में अपनी इंडस्ट्रीज लगाना पसंद करेंगे? तो इसके लिए यहाँ के फिजिकल सरफेस का, फिजिकल एनवायरनमेंट का अध्ययन करेंगे, और जो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन होगी वहीं आप इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इसलिए हम किसी भी जगह को उसका क्षेत्रीय विभेदन करते हैं, क्षेत्रीय एरियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जो हमारी यूनिकनेस के ऊपर, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंप्रूव करता है या सपोर्ट करता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर ही अपनी इंडस्ट्री सेटल करना चाहेंगे, क्योंकि माउंटेनियस रीजन्स में आपको लेवल्ड सरफेस नहीं मिलेगा इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए या अदर फैसिलिटीज के लिए या पानी वगैरह के लिए, तो इसलिए आप प्रिफर करेंगे प्लेन्स को। तो यूनिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ड्यूरेशन। ओके, एरियल डिफरेंशिएशन। ओके, यस। अब बच्चों अब बात आती है
ये समय आता है 1950s एंड 1960s का। इस समय हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट थॉट सामने आती है ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसको बोलते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। इस स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अब आपने यहां तक पढ़ा तो ऐसा माना जाता था कि इससे ऊपर की जो स्टडी थी एक तरह से वो ज्योग्राफिक लिटरेचर था, यानी एक तरह से हमने यहां पर जो भी चीजें पढ़ी वो एक साहित्य के रूप में पढ़ी। कोई ऐसा तर्क नहीं था जिसको हम तर्क के द्वारा उसको प्रस्तुत कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, कोई तर्क लगा के, कोई तर्क देके हम उसको सत्य प्रकट कर सके या उसको बता सके, उसका ठोस सपोर्ट कर सके, ऐसा कुछ नहीं था। यहां तक जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो एक लिटरेचर के रूप में पढ़ते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं दे पाते हैं। इसलिए 1950 से 1960s का समय जो आया उसमें स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का समय आया और इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे तकनीकी को सहायता लिया गया, बहुत सारे फिजिकल लॉज थे उनका स्टडी की गई और उनके पीछे एक तर्क दिया गया, एक लॉजिक दिया गया और जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी था उसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। इसके बाद इससे पहले लिटरेचर के रूप में हम पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर उसका बहुत सारा स्टडी किया, फिजिकल रूल्स थे उनको पढ़ा, फिजिकल लॉज थे उनको पढ़ा और हमने हमारे सब्जेक्ट को, जो भी हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया। क्लियर? अब इससे आगे चलते हैं। इसमें बाकी चीजें थी जो उनको ध्यान में न रखते केवल लॉजिक पे बात की, तर्कों पे बात की और उसके कुछ साइंटिफिक रीजंस की बात की जिसको उसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया जा सके। ओके, उसके बाद में आता है 1970s का समय। इस समय हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट विचार आए जिसमें बोलते हैं थॉट। 1970s का जो समय आया तो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमनिस्टिक थॉट को अपनाया। ह्यूमनिस्टिक थॉट यानी वेलफेयर थॉट्स को अपनाया कि जो मानव भूगोल है वो मानव के लिए सपोर्टर हो, उसके लिए वेलफेयर प्रदान करता हो, उसके लिए एक तरह से उसके कल्याण के कार्य हो, उसके लिए उसके हर जो कार्य क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें ये थॉट है मानव के वेलबींग के लिए, मानव के ह्यूमन के वेलफेयर के ऊपर जोर देता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इस तरीके का होना चाहिए जिससे मानव का वेलफेयर और कल्याण हो, यानी वेलफेयर और वेलबींग पे जोर देता है एक जो ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में। ये यहां पर क्लियर। रेडिकल थॉट्स, रेडिकल थॉट्स क्या है? रेडिकल थॉट्स की उत्पत्ति आप देखेंगे मार्क्सियन, जो कार्ल मार्क्स का मार्क्सियन थ्योरी है उससे इसकी उत्पत्ति है। और मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो कुछ बुराइयां पृथ्वी पे हो रही हैं, अर्थ पे जो भी हो रही हैं, इसके पीछे का कारण है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और अर्थ में मिलने वाले जो रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस का जो एक्सप्लॉयटेशन या जो किसी भी प्रकार से नष्ट हो रहे हैं या उसका मिसयूज हो रहा है, उसके पीछे कौन है? कैपिटलिज्म। इसलिए इन्होंने कहा कि
अर्थ में मिलने वाले रिसोर्सेस हैं, सभी रिसोर्सेस पे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट नहीं है। वो रिसोर्सेस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त व्यक्तियों में इक्वली उनका राइट है। इसलिए ये अर्थ में मिलने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का क्या करता है, सपोर्ट करता है कि इनके ऊपर जो ऑनरशिप है वो सभी व्यक्तियों की है, न कि किसी विशेष व्यक्तियों की। ओके, ये रेडिकल थॉट कहलाती है। तो इसने ज्योग्राफी को इस रूप में पेश किया। समझ में आया कि जो भी रिसोर्सेस हैं उन पे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का न होकर वो सभी मानव प्राणी जात का है और उस पे उसका बराबर का अधिकार है। इसके साथ साथ जो ये थर्ड बात आती है जिसको बोलते हैं कल्चरल थॉट्स। तो ज्योग्राफी के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो कल्चरल थॉट्स थी, जो सांस्कृतिक विचार थे, उनको भी शामिल किया गया इसके अंदर। जैसे हम बात करते हैं मानव ह्यूमन सेटलमेंट्स, उनके पैटर्न, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, समझ में आया, जो ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती हैं जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, या हम मानव के जो रिलीजन है, मानव की जो जातियां प्रजातियां सारी चीजें हैं, इसके अंदर हमने शामिल किया। किसमें? ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। अब आता है बात 1990s की। 1990s के अंदर हमने मानव भूगोल को एक नए विषय के रूप में सामने प्रस्तुत किया और वो ज्योग्राफी जो कहलाती है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर? इन सब की स्टडी के बाद में यहां पर 1990s के अंदर क्या आती है? मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। जो अब तक हम पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन मॉडर्न ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ह्यूमन जो स्टेज है ह्यूमन ज्योग्राफी के डेवलपमेंट्स के, इस तरीके से हमने इनको पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया और क्या क्या चीजें सामने आई, जैसे एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, फिर रीजनल एनालिसिस आया, फिर एरियल डिफरेंशिएशन आया, फिर स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर ह्यूमनिस्टिक थॉट्स एंड रेडिकल थॉट्स आए, कल्चरल थॉट्स को शामिल किया गया, फिर मॉडर्न ज्योग्राफी के रूप में ये हमारे सामने प्रकट हुआ। क्लियर? तो ये था डेवलपमेंट। अब मैं आपको जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का वो आपको बता देता हूं। हाँ, तो अब हमारा जो लास्ट है वो हम पढ़ेंगे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स। हम पढ़ेंगे फील्ड्स और सब फील्ड्स। तो पहला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फाइव फील्ड। इसमें फील्ड्स में ये फील्ड्स हैं, और ये सब फील्ड्स। तो पहला आता है हमारा सोशल ज्योग्राफी। क्लियर? अब सोशल ज्योग्राफी जो है इसके हमने कई सब फील्ड्स बनाए हैं। पहला आता है बी बिहेवियर ज्योग्राफी।
ओके, नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ लेस्टर। जेंडर ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ जेंडर। हाँ, तो बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेस्टर एंड जो जेंडर। पांचवा कल्चर ज्योग्राफी और छठा है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड लास्ट इज जेंडर हो गया, कल्चरल, हिस्टोरिकल, ओके, और लास्ट है मेडिकल ज्योग्राफी। ये हमने पढ़ा सोशल ज्योग्राफी जो फील्ड्स का, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा सब फील्ड्स, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक तो ये हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी की मेन फील्ड होगी सोशल ज्योग्राफी, और सोशल के बाद में हमने ये पढ़ लिया बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेस्टर, अवकाश बोलते हैं इसको, भूगोल, अवकाश का भूगोल, लिंग ज्योग्राफी यानी लिंग भूगोल जिसको बोलते हैं जेंडर ज्योग्राफी, कल्चरल सांस्कृतिक, और ये पढ़ते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, और ये पढ़ते हैं मेडिकल ज्योग्राफी। क्लियर? अब इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांच पहले तो होगी सोशल ज्योग्राफी, अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम जब इसके सब डिवाइड करते हैं तो पहला जो सब डिवाइड आता है वो आता है ऑफ रिसोर्सेस, ओके। सेकंड आता है एग्रीकल्चर, नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, फिर आता है फोर्थ आता है जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग, और फिर फिफ्थ आता है टूरिज्म।
ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म। और 6 जो आता है वो आता है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, और फिर लास्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ जिसको हम बोलते हैं ट्रेड। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि ज्योग्राफी की ये सब ब्रांच है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज जिसमें मिनरल्स वगैरह आते हैं, इसके साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म और ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड। इस तरीके से हमारा ये 2 इंपॉर्टेंट ब्रांच हो गई, फील्ड्स ऑफ सबफील्ड्स हो गई। अब हम आते हैं तो आपने देखा कि फील्ड्स और सबफील्ड्स में हमने 2 इंपॉर्टेंट, पहले हमने सोशल ज्योग्राफी और उसके सबफील्ड्स बनाए, फिर हमने बनाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसके हमने सबफील्ड्स बनाए। अब मेन जो है ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की मेन ब्रांचेस हैं, फील्ड्स हैं और सबफील्ड्स, और उनकी कंसर्न सिस्टम है, उनके बारे में मैं नहीं दूंगा। मैं केवल आपको जो मेन फील्ड्स हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। जब पहले मैंने सबफील्ड किया तो उसके अंदर आपको होता है सोशल ज्योग्राफी, दूसरा मैंने बताया आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ये इसके मैंने पार्ट्स, सब पार्ट्स कर दिए। अब आता है तीसरा अर्बन ज्योग्राफी। क्लियर, शहरी ज्योग्राफी। इसके सब पार्ट्स में नहीं ले रहा हूं। ओके, इसमें आप पढ़ेंगे अलग अलग जो अर्बन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अर्बन एंड रूरल वगैरह, उनका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन, ये सारा इसमें पढ़ते हैं आगे कंसर्न सिस्टम में। चौथी जो है उसको पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और इसके हम सब फिक्स कर सकते हैं। चाहे तो पहला है इलेक्ट्रो ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योग्राफी, और इसको बोलते हैं मिलिट्री ज्योग्राफी। मिलिट्री ज्योग्राफी, ओके, इलेक्ट्रॉन ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी। ओके, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जो मैंने आपको बताया पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, उसका डेमोग्राफिक पैटर्न पढ़ते हैं, उसके अंदर उसका ग्रोथ रेट्स पढ़ते हैं, माइग्रेशन पढ़ते हैं। हम इन सब चीजों को ही हम इसमें पढ़ते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। और छठा जो है वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी। ओके, इस तरीके से ये मेन मैंने बताई फील्ड्स, ये फील्ड्स हैं, और सब फील्ड्स मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, उनको बता दिया था। और यहाँ पर मैंने आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 2 ब्रांचेस की हैं, सब फील्ड्स किए हैं, इलेक्ट्रो ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया है। इस तरीके से आपको मैंने स्कोप, डेवलपमेंट और फील्ड्स और सब फील्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी के बताए हैं। ये इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। फिर भी किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो
तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर को सोल्व करूंगा, आपके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से मेरा जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज्यादा बेटर तरीके से आपको पढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू।